चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि की रक्षा के लिए कई वर्ष जंगल में गुजारे थे, उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। महाराणा प्रताप जिनके इतिहास की गौरव गाथा सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जहाँ तक छोड़ा था, जहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, वो वापस बता देता हूँ ताकि आपके ये क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। महाराणा प्रताप अगर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। पिछली क्लास में हमने महाराणा उदय सिंह के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। ये गिरवा के कारण सुरक्षित था। गिरवा क्या था? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। तो गिरवा के कारण सुरक्षित था। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। इन्हीं के समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है जो 1567 ईस्वी में होता है। चित्तौड़ के तीसरे शाखे में महाराणा उदय सिंह की हार हो जाती है, पराजय हो जाती है। अकबर इसमें जीत जाता है और चित्तौड़ पर अकबर का यहाँ पे अधिकार हो जाता है। ये हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का क्या होता है, आगे चलकर क्या क्या होता है, वो सारा आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, महाराणा उदय सिंह की हम बात करें तो 28 फरवरी 1572 होली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, महाराणा उदय सिंह अपनी रानी भटियाणी, जिसे धीरबाई के नाम से जाना जाता है, इससे काफ़ी प्रेम करते हैं, काफ़ी लगाव इनको इनसे होता है। इन्हीं से प्राप्त हुए पुत्र जगमाल को ये अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। और जब इनकी मृत्यु होती है तो रानी भटियाणी कुछ सरदारों के साथ मिलकर जगमाल का राज्याभिषेक कर देती है। इसे उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। जब इस बात का पता महाराणा प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा को पता लगा तो वो इसका विरोध करते हैं और गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप का जो प्रथम राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन हुआ था। जो महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ था वो 1 मार्च को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। जो विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया गया था वो 1 मार्च को कुंभलगढ़ के दुर्ग में किया गया था। चित्तौड़ के दुर्ग में इनका राज्याभिषेक क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार है। अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार रहता है, इसलिए चित्तौड़ के दुर्ग में राज्याभिषेक नहीं हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में चला जाता है। जगमाल यहाँ से नाराज होकर अकबर की शरण में चल जाता है। अकबर जगमाल को जहाजपुरा, जो भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है, वो क्षेत्र देता है। साथ ही सिरोही का आधा भाग भी दे देता है। जहाजपुरा जो आपको दिख रहा है भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, ये दे देता है। साथ ही सिरोही का आधा भाग भी इसको दे दिया जाता है। अब हम महाराणा प्रताप के बारे में सब कुछ देख लेते हैं डिटेल से। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सारा सब कुछ कवर कर लेते हैं। महाराणा प्रताप की हम बात करें तो आपको पता है इनके पिता महाराणा उदय सिंह थे। पिता महाराणा उदय सिंह। माता की बात करें तो इनकी माता जयवंता बाई थी। याद कैसे रखोगे? आज भी दोस्तों काफ़ी क्षेत्रों में, राजस्थान के काफ़ी क्षेत्रों में माता को बाई बोला जाता है। राजस्थान के काफ़ी क्षेत्रों में आज भी माता को बाई बोला जाता है। तो माता का नाम जयवंता बाई। जयवंता बाई, 1-2 बार बोलना महाराणा प्रताप की माता की जय। तो जयवंता बाई इनकी माता का नाम था। पत्नी की हम बात करें तो इनकी पत्नी का नाम अजबदे पंवार था। महाराणा प्रताप जो एक वीर योद्धा थे, इनकी पत्नी भी अजब थी। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, इनकी पत्नी भी अजब थी। तो अजबदे पंवार इनकी पत्नी का नाम था। इनके बचपन का नाम कीका या कूका था। इनके जो बचपन का नाम था ये कीका या कूका था। दोस्तों, ये जो मेवाड़ का क्षेत्र है यहाँ आज भी छोटे बच्चों को कीका या कूका बुलाया जाता है। प्यार से इनको कीका या कूका बुलाया जाता है। महाराणा प्रताप का बचपन भी भीलों के साथ गुजरा था, तो इन्हीं के साथ गुजरा, इसलिए इनको प्यार से कीका या कूका नाम से संबोधित किया जाता है। एक आपको इनके नाना का नाम भी ध्यान रखना है, अखेराज सोनगरा।
इनके नाना का नाम है। साथ ही राम सिंह तंवर जालोर के शासक थे, इन्होंने भी इनका जब राज्याभिषेक हुआ था उसमें साथ दिया था, राज्याभिषेक में इनका साथ मिला था। और ये जो राज्याभिषेक हुआ था, जगमाल को उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया जाता, महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। इसे राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। राजमहलों की क्रांति से हम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों महाराणा प्रताप शासक तो बन गए, लेकिन शासक बनने के बाद में इनके सामने काफ़ी चुनौतियां रहती हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं उन सब की हम चर्चा करें। सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने है कि मेवाड़ को मुगलों से सुरक्षित रखना। जो मेवाड़ का क्षेत्र है इसको मुगलों से सुरक्षित रखना। और हम बात करें तो काफ़ी समय से चले आ रहे युद्धों से मेवाड़ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब हो चुकी, उसे वापस सुधारना। जो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, सामाजिक स्थिति खराब हुई है, राजनीतिक स्थिति खराब हुई है, उसको वापस से सुधारना। और हम बात करें तो मेवाड़ के काफ़ी सारे परगने हैं जो मुगलों के अधीन हैं, जैसे जहाजपुरा वाला क्षेत्र, मांडलगढ़ वाला क्षेत्र, बदनौर और चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग भी आपको पता है 1567 में अकबर के अधीन हो जाता है, मुगलों के अधीन हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी चुनौतियां महाराणा प्रताप के सामने हैं। अकबर जो चाहता है कि महाराणा प्रताप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें, मेरी शरण में आ जाएं। अब अकबर इसके लिए क्या क्या प्रयास करता है, महाराणा प्रताप के सामने क्या क्या प्रस्ताव रखता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजता है, 4 दूतों को भेजता है कि ये मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। क्रमानुसार आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आपके चारों याद हो जाएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जमभट चारों याद हो जाएंगे, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। जैसे जलाल खां कोरची, मैं से मान सिंह, जम भय, वैसे भगवंत दास और टैसे टोडरमल। जलाल खां कोरची, मैं से मान सिंह, वैसे भगवंत दास और टैसे टोडरमल, चारों क्रमानुसार आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में हमसे इसकी सन भी पूछी जाती है, तो आपको इनकी सन भी ध्यान रखनी है। सबसे पहले भेजा जाता है जलाल खां कोरची को, नवंबर 1572 में जलाल खां कोरची को भेजा जाता है। मान सिंह की बात करें तो ये मान सिंह प्रथम है, आमेर के शासक थे। आमेर के शासक मान सिंह प्रथम को जून 1573 में मान सिंह को भेजा जाता है। जून 1573 मान सिंह। इसके 3 महीने बाद भगवंत दास को भेजा जाता है। ये मान सिंह के पिता हैं। मान सिंह के पिता भगवंत दास को 3 महीने बाद सितंबर 1573 में भेजा जाता है। और इसके 3 महीने बाद टोडरमल को भेजा जाता है दिसंबर 1573 में। इसके 3 महीने बाद दिसंबर 1573 में अंतिम बार टोडरमल को भेजा जाता है, जो चौथे शिष्टमंडल के रूप में जाते हैं। ये चारों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जो भगवंत दास को बताया गया है वो अक्टूबर 1573 में बताया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जब हम बात करेंगे तो अक्टूबर 1573 में भगवंत दास को यहाँ पर बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपको पता है ऑथेंटिक बुक है, तो ये भी आपको साथ साथ इसका ध्यान रखना है। अक्टूबर 1573 यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पे जो मान सिंह को दूसरे शिष्टमंडल के रूप में भेजा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कर्नल जेम्स टोड के बारे में, तो कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि जो मान सिंह और महाराणा प्रताप की जो मुलाकात होती है वो उदय सागर झील पर होती है। उदय सागर झील जो उदयपुर में है, वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। और भोजन के समय यहाँ पर अनबन को बताया गया है, मतलब भोजन के समय यहाँ पर इनसे अनबन हो जाती है। कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि महाराणा प्रताप और मान सिंह की मुलाकात उदय सागर झील पर होती है। उदय सागर झील जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। भोजन के समय अनबन को बताया गया है, मतलब जो भोजन परोसा जाता है उस समय इनमें अनबन हो जाती है। होता क्या है, जब मान सिंह को भोजन परोसा जाता है तब महाराणा प्रताप वहाँ पर उपस्थित नहीं होते। तब मान सिंह बोलता है कि राणा जी क्यों नहीं आए। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को बोलता है कि राणा जी क्यों नहीं आए। तब अमर सिंह बोलता है कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आए। मान सिंह इससे अपना अपमान समझता है और सोचता है कि हमने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए,
इसलिए महाराणा प्रताप यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए और मान सिंह यहाँ पे नाराज होकर चला जाता है और बोलता है अब तो युद्ध में ही हम बात करेंगे। अमर सिंह भी बोल देता है ठीक है युद्ध में ही मिलेंगे। तो ये कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि भोजन के समय इनकी अनबन हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर गोपीनाथ शर्मा की हम बात करें तो गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि इनकी मुलाकात उदय सागर झील पर नहीं हुई, इनकी मुलाकात गोगुंदा में हुई थी। ध्यान कैसे रखोगे, गोपीनाथ शर्मा गैसे गोपीनाथ और गैसे गोगुंदा, तो ये बताते हैं कि इनकी मुलाकात गोगुंदा में हुई थी। अब्बुल फजल भी यही लिखते हैं कि इनकी मुलाकात गोगुंदा में हुई थी। तो अब्बुल फजल की बात को सही ठहराते हुए गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि इनकी मुलाकात गोगुंदा में हुई थी और भोजन के समय कोई भी अनबन नहीं हुआ था। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं अगर भोजन के समय अनबन हुआ होता तो मुंतखब उत त्वारिख जो बदायूनी की पुस्तक है उसमें इसका जिक्र होता। बदायूनी की पुस्तक है मुंतखब उत त्वारिख, उसमें इसका जिक्र होता। दोस्तों बदायूनी एकमात्र इतिहासकार हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बदायूनी जिनकी पुस्तक है मुंतखब उत त्वारिख, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बताते हैं कि भोजन के समय कोई अनबन नहीं हुआ। और हम बात करें तो राज रत्नाकर की बात कर लो, अमर काव्य वंशावली की बात कर लो, यहाँ पर भी यही लिखा जाता है कि भोजन के समय कोई अनबन नहीं हुआ था। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड क्या बोलते हैं, अब्बुल फजल क्या बोलते हैं, गोपीनाथ शर्मा क्या बोलते हैं, सबके बारे में ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से काफ़ी बार हमसे पूछा जाता है। अब दोस्तों अकबर बहुत अच्छे से समझ जाता है कि महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करने वाले, मुझे युद्ध ही करना पड़ेगा। तब होता है हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध 21 जून 1576 को होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, आपको करना है 18 जून 1576। अगर आपसे पूछा जाए कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तब आपको आंसर करना है 21 जून 1576 को ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक है, आपको अच्छे से पता होगा। महाराणा प्रताप के जो हाथी थे उनका नाम था राम प्रसाद और लूणा। राम प्रसाद और लूणा महाराणा प्रताप के हाथी थे। और हम बात करें मान सिंह के हाथी का नाम, तो मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। इस युद्ध में जो मान सिंह हाथी पर बैठा था उस हाथी का नाम मर्दाना था। मैं से मान सिंह और मैं से मर्दाना। अब इस युद्ध को किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या बोला था उसके बारे में भी थोड़ी हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड इसे बोलते हैं मेवाड़ की थर्मोपल्ली। कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं मेवाड़ की थर्मोपल्ली। अब्बुल फजल इसे बोलते हैं खमनोर का युद्ध। अब्बुल फजल ने इसे खमनोर के युद्ध की संज्ञा दी थी। बदायूनी इसे गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा देते हैं। बदायूनी इसे गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा देते हैं। और हम दोस्तों बात करें तो आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव AL श्रीवास्तव इसे बादशाह बाग युद्ध की संज्ञा देते हैं। मैंने अभी आपको दोस्तों बताया था कि इस युद्ध का आंखों देखा हाल बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत त्वारिख में लिखा था। मुंतखब उत त्वारिख में इस युद्ध का वर्णन उन्होंने किया है। तो ये सारा सब कुछ आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ, क्या महाराणा प्रताप की विजय होती है या अकबर की विजय होती है, महाराणा प्रताप युद्ध का संचालन किस तरह से करते हैं, अकबर में युद्ध का नेतृत्व कौन करता है, सारी चर्चा हम आगे आने वाली क्लास में करने वाले हैं। वीडियो जितना हो सके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।